कल राजधानी दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में है। जांच एजेंसियों ने दिल्ली को दहलाने वाले धमाके के हर तार को जोड़ना शुरू कर दिया है। देश में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इधर राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर पूरे अपडेट के साथ अब सीधा जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली के लाल किले के सामने जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट, उस ब्लास्ट की घटना के करीब 22 घंटे बीत चुके हैं और 22 घंटों में जो पूरी जांच जो है एक तरह से कहें एक नतीजे पर पहुंचती हुई दिख रही है। और जिस तरह से सरकार और पुलिस ने इसको एक आतंकवादी घटना करार दिया है, उसके बाद से उसी एंगल से पूरी जांच की जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया, उसके बाद जांच को एनआईए को सौंप दी गई। और एनआईए की टीम यहाँ पर मेरे पीछे देखिए, जो ये व्हाइट कलर का जो कर्टन लगा हुआ है, यहीं पर वो जगह है जहां पर I-20 कार में धमाका हुआ था, जिसके बाद करीब कुल 10 लोग मारे गए थे और 19 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी टीम अंदर है, यहाँ पर जांच लगातार चल रही है। इसके साथ साथ जो देश के दूसरे इलाके हैं वहां पर भी पूरा एक्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, सब जगह पर ये जांच के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो परसों जो फरीदाबाद में जो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, वहां से जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, कहीं न कहीं इस पूरे ब्लास्ट के तार उससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल था, इस जो I-20 में ब्लास्ट हुआ था उसमें मारा गया है। और उसके जो परिजन है, उसके जो परिजन हैं, उनको पुलवामा से उनकी मदर का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां भी करीब 52 लोग, जिसमें फैकल्टी स्टूडेंट्स शामिल है, सबसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अरेस्टिंग भी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। और जो I-20 कार का पूरा एक रूट मैप, मतलब कह सकते हैं कि जो ट्रैकिंग पूरी कर दी गई है कि कब गाड़ी जो दिल्ली में घुसी है, कब यहाँ लाल किले के पार्किंग में पहुंची, कब ब्लास्ट हुआ, ये पूरा एक चेन एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने तैयार कर लिया है। रिवर्स एक तरह से कहें जांच की जा रही है और नतीजे पर यह पहुंचा जा रहा है कि ये घटना आतंकवादी घटना है। बिल्कुल आलोक, आपने जिस तरह से जानकारी दी, काफी अहम जानकारी है कि मौके पर एनआईए की टीम मौजूद है और लगातार जो अलग अलग जगह पर इसके तार फैले हुए हैं, अब उसे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर कहा कि इस धमाके के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए वोटर्स में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 जिलों की 122 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस वक्त आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग जगह से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो इसमें 1,75,00,000 महिलाएं हैं और दूसरे चरण में खासतौर पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान जारी है। सुरक्षित मतदान के लिए 4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सीमांचल क्षेत्र काफी अहम है क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। एनडीए महागठबंधन के साथ साथ
AIMIM के लिए भी सीमांचल की सीटें काफी अहम हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बाहुबलियों की पत्नियां और बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्णिया से अमित कुमार और मधुबनी से रजनीश कुमार। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्णिया में आप मौजूद हैं, काफी अहम ये सीट है, फिलहाल यहाँ पर वोटिंग कैसे चल रही है, कौन से मुद्दे हैं जिसे ध्यान में रखकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है सबसे अहम जो विषय है, मतदाताओं से लगातार पूरे दिन हमने बात करी है। मतदाताओं का कहना है कि विकास जो है वो जिस रफ्तार से चल रही है वो और उसको गति मिलनी चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब हम लोग एक अच्छी सरकार का चयन करेंगे, अपने वोट के चोट से जो है वो सरकार बेहतर हो इसका गठन करेंगे। और ख़ास तौर पर जो महिला मतदाता भाग विधाता कही जाती है सरकार के गठन के लिए, तो उनकी तादाद जो है वो अच्छी खासी रही। सभी बूथों पर कमोवेश एक सा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ भी जिस बूथ पे हम खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पे महिला की कतार जो है वो काफ़ी लंबी है, और इसमें हालांकि पुरुष का भी योगदान है। जो महिलाएं घर में कामकाज कर ली हैं उनको बूथ तक लेकर के उनके घर के लोग जो पुरुष हैं वोटर वो लेकर के आ रहे हैं। पुरुष मतदाता जो है इस काम में लगे हैं, साथ ही साथ वोट भी कास्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तैयारी है सीमांचल में खासतौर पर अगर हम बात करें, मुस्लिम बहुल ये जगह है, और यहाँ पे पिछले जो चुनाव हुए थे उस दौरान AIMIM जो है वो 5 सीट यहां से हासिल करी थी। हालांकि उसमें से बाद में 4 विधायक टूट करके RJD को समर्थन कर दिया, और अभी वो चारों जो वर्तमान RJD के टिकट पे चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री लेसी सिंह हैं, उनके साथ साथ और भी कई दिग्गज नेता जो मंत्री हैं, चाहे हम बात विजेंद्र यादव की कर ले जो सुपौल से मैदान में है, चुनावी मैदान में, उसके अलावा और भी कई मंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री जो है जो RJD सरकार में थे वो भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी चुनाव आयोग ने करी थी, राजनीतिक दलों ने करी थी, आज उसका लिटमस टेस्ट है, और वो टेस्ट जो है वो इन वोटरों के वोट के चोट से ही हो रहा है। क्योंकि लगातार चाहे सुबह 7 बजे की घड़ी की बात करें, जब घड़ी की स्विच 7 पर नहीं भी गई थी तो उस समय ही मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंच चुके थे। कई ऐसे मतदाता थे जो जिन्होंने कहा कि हम सबसे पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, और उस समय से लेकर के अभी की जो घड़ी है अब बिल्कुल अमित, काफी उत्साहजनक ये तस्वीर है। जिस तरह से आपने बताया सुबह 7 बजे से ही वोटर्स यहाँ पर आना शुरू हो गए और अभी भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी लाइन दिखाई दे रही है। अब सीधा चलते हैं मधुमती। रजनीश हमारे साथ है मधुबनी में। तो रजनीश, वोटिंग परसेंटेज बताएं और खासतौर पर वहां पर क्या हालात है ग्राउंड पर, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे तक पूरे बिहार की अगर बात करेंगे तो अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी 1952 के बाद कहेंगे तो अब तक इतनी वोटिंग 3 बजे तक जो है मधुबनी में नहीं हुई है, और बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है 60% से ऊपर पहुंच गया है। यानी पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी आज टूटने वाला है। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। खासकर पुरुषों के साथ साथ जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो घरों से निकलकर खुलकर वोटिंग करती नजर आ रही है। और बता दें, मिथिलांचल की राजधानी है मधुबनी, और इस वक्त हम मौजूद हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र, जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर इलाका है। और ये बॉर्डर इलाके की तस्वीर है। बूथ संख्या 209, 210 और 11, ये 3 बूथ है, और तीनों बूथ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो वोटर्स हैं वोटिंग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहें कि खजौली में भी फिलहाल जो तस्वीरें हैं, मतलब शाम 6 बजे तक ये कतार आपको देखने को मिलेगी। दो जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें नीतीश मिश्रा जो है झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शीला मंडल जो बिहार सरकार की परिवहन मंत्री हैं, वो एक तरह से फुलपरास से चुनाव लड़ रही है। तो ये तमाम जो वोटर्स हैं, ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे वोट करने के बाद निकल रहे हैं। सुरक्षा की बात करेंगे अगर, चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिस जो है उनको यहाँ डिप्यूट किया गया है। अर्धसैनिक बल जो है सभी बूथों पर तैनात किए गए हैं, ताकि वोटर्स जो है उनको कोई परेशानी नहीं हो। बिहार आज खुद से एक नया इतिहास रचने वाला है। वोटिंग परसेंटेज शाम 6 बजे के बाद 70% तक जाने की संभावना है, जो बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग हो, बिहार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी की कोशिश थी और सभी ने इंतजार किया
कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। न्यूज 18 की अपील भी असरदार रहा और ये तस्वीर बता रही है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने काफी अहम जानकारी दी कि वोटिंग परसेंटेज यहां पर इस बार रिकॉर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये फैसला दिखेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या बदलाव होगा, इस पर देश दुनिया के लोगों की नजर है। 14 नवंबर को यह सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आज ही आपको बता देंगे कि बिहार किसके साथ जाने वाला है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं और वीआईपी सीटों पर मतदाता किसको जिताने वाला है। आज शाम को हम पेश करेंगे एक खास बिहार चुनाव पर हमारा सबसे बड़ा और सटीक एग्जिट पोल। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल देखने के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। साथ ही आपको बता दें आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। बिहार चुनाव कौन मारेगा बाजी, मेगा एग्जिट पोल, और हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार के साथ साथ इस स्पेशल शो में शामिल होंगे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। तो जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आज इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन देखने को मिला है। औसत AQI पहली बार 400 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ दिल्ली में ग्रैब 3 को भी लागू कर दिया गया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल प्रदूषण की स्थिति क्या है और जो ग्रैब 3 आज से लागू किया गया है इसके तहत कौन सी पाबंदियां हैं जो आज से लागू हो गई हैं? जी, आज राजधानी दिल्ली में ये सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। आज सुबह स्मॉग की एक चादर पूरी राजधानी में फैली थी और पूरे दिन लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, जो एवरेज AQI है पूरे राजधानी का, वो लगभग 430 है। लेकिन कई सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहां AQI का जो आंकड़ा है वो 450 के भी पार चला गया, जैसे कि बवाना में 462 था। इसके अलावा जहांगीरपुरी, वजीरपुर, ओखला, तमाम इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ भी जो AQI है वो लगभग 450 के आसपास बना हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली में पहली बार इस सीजन में ग्रैब 3 मेजर्स अपनाए गए हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके अलावा कोयले पे और लकड़ी को के जो चूल्हे होते हैं उनको जलाने पर रोक लगाई गई है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात कही गई है। स्टोन क्रशर का इस वक्त इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाने की बात है, वो भी इसमें पालन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वो कक्षा 5 तक जो स्कूल जो है वो पूरी तरह से या तो ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चलाने के उन्होंने आदेश दिए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम विभाग का अनुमान है, कम से कम 3 से 5 दिन तक स्थिति लगभग यही होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये स्थिति बरकरार रहती है अगले कुछ दिन तक और 450 का आंकड़ा जो है AQI का अगर वो पार हो जाता है तो ग्रैब 4 मेजर्स भी अपनाए जा सकते हैं। इस वक्त अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें, उन्होंने भी एक घोषणा की है कि वो 60 नई ट्रेनें इस बीच चला रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं क्योंकि प्रदूषण से निजात मिलने की संभावना काफी कम दिख रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएफ कंपनियों की एसोसिएशन एमफी ने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड निवेश के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अक्टूबर में बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों का इक्विटी एमएफ पर भरोसा घटा है। अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो ये जुलाई के बाद सबसे कम है। डिटेल्स दे रहे हैं यतिन मोहता। डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा लमसम साइड पे, लेकिन जो एसआईपी का आंकड़ा है ये बहुत स्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम एसआईपीज की बात करें तो यहाँ फ्लो बहुत ही स्टेबल आपको लगभग 26,600 करोड़ रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले महीने लगभग आपको 29,361 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो ब्रॉडली ये जो एसआईपी का नंबर है 29,500 पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो हाइब्रिड इन्फ्लोज हैं ये बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड फंड्स हैं जहां डेट का एक्सपोजर ज़्यादा है यहां आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इक्विटी फंड्स में हालांकि निवेश का ट्रेंड थोड़ा फीका पड़ा है। जो सितंबर में 30,400 करोड़ का आंकड़ा था वो घट के अब अक्टूबर में लगभग 24,670 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। सेम हाल है लार्ज कैप फंड्स का, जहां लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। पिछले महीने यानी सितंबर में अगर हम देखें तो
2300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश था, ये घट के लगभग 970 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के निवेश का ट्रेंड, ये भी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो सितंबर के महीने में लगभग 5100 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो था, जो घट के 3800 करोड़ रुपए के आसपास आया। तो यहां अगर हम देखें तो एक 1200 करोड़ रुपए की कट आती हुई नजर पड़ रही है। और स्मॉल कैप फंड्स में 1000 करोड़ से फिगर मंथ ऑन मंथ आपको गिरता हुआ नजर पड़ रहा है, जो कि लगभग आया है 3500 करोड़ रुपए के आसपास। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी ऑफिस रीट नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 671 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 541 करोड़ के करीब, तो वहीं नेट प्रॉफिट लगभग 63 करोड़ रहा। कंपनी की ऑफिस एक्यूपेंसी की बात करें तो ये 92% तक पहुंच गई है। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट को ब्लैकस्टोन और सत्व ग्रुप का सपोर्ट मिला है। कंपनी के पास 6 बड़े शहरों में 30 प्रीमियम ऑफिस प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें हैदराबाद, मुंबई और बंगलुरु शामिल है। विमानन मंत्रालय एक नई सिविल एविएशन पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहा है। पिछली पॉलिसी करीब 10 साल पहले आई थी, जिसकी अब समीक्षा की जा रही है। इस नई पॉलिसी का मुख्य फोकस होगा ईज ऑफ फ्लाइंग। साथ ही पैसेंजर्स को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए भी नए पैसेंजर चार्टर को लाने की तैयारी की जा रही है। डिटेल्स के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे ये जो चार्टर है कब तक आएगा और क्या कुछ इस बार बदलाव किए जाएंगे? जी, पिछली सिविल एविएशन पॉलिसी और पिछला पैसेंजर चार्टर, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट 10 साल पहले आए थे, 2016 में आए थे, और अब सरकार इन दोनों को रिवाइज कर रही है। एक नई सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई जाएगी और एक नया पैसेंजर चार्टर आएगा। पैसेंजर चार्टर में आमतौर पर जो पैसेंजर्स के अधिकार हैं उन्हें डिफाइन किया जाता है। मसलन अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आपके क्या अधिकार हैं, फ्लाइट देर होती है तो आपको क्या अधिकार है, इन सबको डिफाइन किया गया था उस चार्टर में। अब इसे और ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। अब आप ईज ऑफ फ्लाइंग को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सिर्फ बेसिक अधिकार नहीं, पैसेंजर्स को पहले से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, फ्लाइट देर होती है, या वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपके क्या क्या अधिकार हैं, इन सब की बेहतर डेफिनेशन बनाई जाएगी। और साथ ही जो सिविल एविएशन पॉलिसी है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें ईवी टोल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को इंक्लूड किए जाने की बात की जा रही है। इन सब का जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है और दिसंबर तक पहला ड्राफ्ट आ सकता है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अगुवाई में आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट रोड शो किया गया। इसमें पूरे गुजरात के साथ साथ देश और दुनिया से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में निवेश होने का दावा किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजीव अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। 2024 से 30 की जो हमने औद्योगिक पॉलिसी लागू की, उसके बाद से लगभग 7.5 लाख करोड़ तक के निवेश के लिए हम छत्तीसगढ़ एमओयू कर चुका है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में। और हमें ये बताते हुए भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि केवल एमओयू नहीं हुए, उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए के जो उद्योग हैं वो धरातल पे आना शुरू हो गए हैं। गुजरात में अभी हम लोगों ने 8 एमओयू किए हैं जो लगभग 33,000 करोड़ के हैं। इसमें हॉस्पिटल का भी है, इसमें सेमीकंडक्टर का भी है, इसमें मेडिकल का भी है, तो ये सब इसमें आए हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिल्ली को प्रदूषण से कैसे मिलेगी निजात और खराब हवा में कैसे करें अपनी सेहत की सुरक्षा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। प्रदूषण का जाल दिल्ली बेहाल।